नमस्कार मित्रों, लैब असिस्टेंट सीरीज के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन। क्लासों के अंदर शुरू से अंत तक जुड़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार आपको अवेलेबल होना है। ओके, प्लेलिस्ट के अंदर साइंस लैब की आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, जिसमें आज आप देख रहे हो ये पार्ट 7 है अपने पास में। और भी आपको जितनी भी क्लासेज यहाँ पे अपलोड हुई है तो सभी क्लासों का आपको समरी यहाँ पे मिल जाएगा। तो नीचे आप जाकर के लैब असिस्टेंट की जो प्लेलिस्ट दे रखी है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करें। ओके, तो चलते हैं क्लासों के अंदर। वेलकम डियर। फर्स्ट क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का आप आंसर करने की कोशिश करें बहुत ही जल्दी से, और लाइव सेशन आप देख ही रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कारण क्या था कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, इसके पीछे बहुत सारे रीजन मिलते हैं, जिसमें अगर अपन देखें तो फर्स्ट में मटर का पौधा एकमात्र ऐसा पौधा था जिसके अंदर बहुत सारे विपर्यासी लक्षण पाए जाते थे। मीन कि उस पौधे के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते थे, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें मिलते थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसमें पाए जाते थे। सेकंड, मटर का जो पुष्प था वो एक वार्षिक पौधा था, मीन एनुअल प्लांट्स था, और एनुअल प्लांट था तो हर साल और कम टाइम में ज़्यादा पीढ़ियाँ अपन प्राप्त भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये लिखते हैं कि मटर के पौधे के अंदर विपर्यासी लक्षणों के साथ साथ में क्लोज पुष्प होता था, स्वपरागण होता था। सेल्फ पॉलिनेशन के कारण पौधे के जेनेटिक मटेरियल हमेशा प्योर बने रहते थे। तो ये काफ़ी सारे लक्षण यहाँ पे मिलते हैं। तो फर्स्ट दे रखा कि पौधे सस्ते थे, इसलिए सस्ते का कोई लेना देना नहीं है। 7 जोड़े विपर्यासी प्रकार के लक्षण उपस्थित थे, या पौधे आसानी से मिल जाते थे, या इनका आर्थिक महत्व अच्छा था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें पौधे के अंदर कई प्रकार के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते थे। लीजिए, नर में लिंग सहलग्न लक्षण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो नर के अंदर जो होते हैं वो वाई गुणसूत्र द्वारा, या ऑटोसोम्स द्वारा, या एक्स लिंग गुणसूत्र द्वारा, या एक्स और वाई दोनों के द्वारा। नर के अंदर लिंग सहलग्न लक्षण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं ऐसा पूछा गया है। तो नर के अंदर वाई गुणसूत्र के माध्यम से होते हैं। देखिए, एक्स वाई दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो मेल का फॉर्मेशन होता है, एक्स के साथ में एक्स होता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है। और मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सबसे पहले स्पष्ट किया था साइंटिस्ट मैकक्लंग ने। साइंटिस्ट मैकक्लंग, इन्होंने सबसे पहले लिंग निर्धारण के बारे में बताया था। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, लिंग निर्धारण के बारे में मैकक्लंग ने बताया था। डीएनए का अनुलेखन या डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होता है या फिर सहायक होता है? तो शरीर के अंदर जो जेनेटिक कोडिंग होती है वहाँ पे एक सिद्धांत चलता है जिसको अपन कहते हैं सेंट्रल डॉगमा, है ना। सेंट्रल डॉगमा गुणसूत्रों का केंद्रीय सिद्धांत है, जो क्रिक ने सबसे पहले 1958 में प्रस्तुत किया था। और डीएनए का अनुलेखन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा सहायक होता है? तो इसका फर्स्ट रीजन दे रखा है आरएनए पॉलीमरेज, या डीएनए पॉलीमरेज, या न्यूक्लियोजेज, एंडोन्यूक्लियोजेज रिकॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज के कारण ट्रांसक्रिप्शन होता है। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन, दोनों को भी ध्यान में रखना। कौन सा सही नहीं है? अब इस नहीं को एग्जाम के अंदर ही पढ़ लेना, नहीं तो फिर लफड़ा करवाता है। फर्स्ट में दे रखा है कि एडिनिन और थाइमिन का इनका रेशियो हमेशा स्थिर रहता है और हमेशा बंद रहता है। बिल्कुल सही बात है। ATCG, अरे ये कैसी बात हो जाएगी? A+T C+G, इनका कॉम्बिनेशन सही बैठता है, तो ये गलत हो जाएगा। AGCT, इनका कॉम्बिनेशन हमेशा सही होता है, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और किसी भी डीएनए के 4 क्रम में आप देखते हो तो एडिनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमिन से, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है, और ये जब कॉम्बिनेशन होती है तो इनका अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। ऐसा सबसे पहले चारगॉफ ने बताया था। याद रखना, साइंटिस्टों के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। तो चारगॉफ ने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था। जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? आंसर आप ही करोगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, फर्स्ट दे रखा है कैल्शियम के अवशेष की मात्रा ज्ञात करके, या रेडियोधर्मी कार्बन यौगिकों की मात्रा के आधार पर। कार्बन में भी 14 का यूज किया जाता है, कार्बन 14 किसी भी जीवाश्म की
आयु ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर कार्बन 14 का यूज करते हैं। इस प्रोसेस को कार्बन डेंटिंग प्रोसेस कहते हैं। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करते हैं, इस प्रोसेस को कार्बन डेंटिंग विधि के नाम से जानते हैं। स्तनधारियों के संघ से या अस्थियों की संरचना से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी कार्बन यौगिकों की मात्रा के आधार पर इनकी आयु ज्ञात की जाती है। शरीर के अंदर HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये किसको घटाने का काम करता है? केवल टी हेल्पर कोशिकाओं को, टी कोशिकाओं को या बी कोशिकाओं को, बी और टी दोनों कोशिकाओं को? तो शरीर के अंदर टी कोशिकाएं हमेशा जो हेल्पर सेल्स होती है उनको घटाने का काम HIV करता है। HIV के रेस्पेक्ट में भी याद रखना, इसको कंट्रोल करने के लिए आजकल एक औषधि का नाम पूछा जा रहा है, दैट इज EZT, और इसका पूरा नाम होता है एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन औषधि है जिसके माध्यम से एड्स को कुछ मात्रा में कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसके अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो इन पॉइंटों के बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, एड्स दिवस के बारे में पूछा है। एड्स दिवस 1 दिसंबर, एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर सही हो जाएगा। और 1986 के अंदर फर्स्ट एड्स का रोगी मिला था भारत के अंदर, इसलिए 1987 में नाको की स्थापना की गई, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका चिन्ह रेड फीता होता है। इस प्रकार से एक रेड फीता इस नाको की स्थापना के बाद इसका सिंबल बनाया गया। श्वसनी में सूजन आ जाती है, श्वसनी यानी कि ट्रेकिया, और जब ट्रेकिया में सूजन आ जाती है, जलन होती है, लगातार खांसी रहती है, तो किस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं? व्यावसायिक श्वसन रोग के, दमे के, श्वसन शोध के, या एम्फाइसीमा के? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। श्वसनी शोध हो जाता है बॉडी के अंदर रोग जहाँ पर श्वास नली में सूजन आ जाती है, लगातार खांसी जुकाम, ये कंडीशनें रहती है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, कौन सा रुधिर वाहिनी में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर पूछा है, तो फुफ्फुसीय धमनी में, फुफ्फुसीय शिरा में, पश्च महाशिरा में, या कैरोटिक शिरा में? तो शिराओं में तो नहीं होगा, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा जो फेफड़ों से हृदय तक रुधिर को लेकर के आती है, तो इस फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। लीजिए नेक्स्ट, वृक्क का प्रमुख कार्य होता है मानव शरीर के अंदर, वृक्क किडनियां, और शरीर के अंदर किडनियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऐसा प्रश्न दे रखा। और शरीर के अंदर किडनियां, मानव शरीर के अंदर जितना भी तरल पदार्थ है उसका परासरण नियंत्रण करता है। तो परासरण नियंत्रण करता है, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल किडनियों के माध्यम से नहीं होगा। तरल की परासरणी सांद्रता का नियंत्रण होता है, रुधिर में प्रोटीन की मात्रा का नियंत्रण होता है, यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो ये उत्सर्जन करने का काम बॉडी के अंदर है ना लीवर करता है। लीवर जो यूरिया का नियंत्रण करता है, प्रोटीन की मात्रा का नियंत्रण नहीं होगा। जितने भी शारीरिक तरल है उनकी सांद्रता का नियंत्रण इसके माध्यम से होता है। मनुष्य के नेत्र में द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है हमेशा रेटिना के अंदर, या इसको अपन दृष्टि पटल भी कहते हैं। वहां पर द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। मानव शरीर के अंदर रेटिना जो भाग मिलता है, यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है कॉन और दूसरी होती है रोड। एक होती है शंकु और दूसरी होती है शलाका। 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, और इनके माध्यम से तेज प्रकाश और शलाका के माध्यम से रंग में और मंद प्रकाश में देखने का काम होता है। कोरोइड स्क्लेरा और मैक्यूला ल्यूटिया ये काम नहीं करते। रेटिना यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका मिलती है। मनुष्य में सगर्भता की अवधि कितनी होती है? जानते हो अच्छे से, 9 माह होती है सगर्भता की अवधि। जब डिलीवरी होती है तो इस प्रक्रिया को आसान बनाने का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय के अंदर संकुचन उत्पन्न कर देता है, लयबंध संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से होता है। डिलीवरी के बाद में दूध निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध निर्माण की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं?
वृषण के अंदर, टेस्टिज के अंदर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है और इन सर्टोली कोशिकाओं के माध्यम से क्या कौन सा काम होता है, ये शुक्राणुओं को पोषण देने का भी काम करते हैं। जब शुक्राणु बनते हैं तो उनको पोषण प्रदान करने का काम सर्टोली करती है। प्रजनन नहीं है, संवेदी नहीं है, कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, पोषक कोशिका के रूप में कार्य करती है। यौन संचरित रोग कौन सा है? तपेदिक, या इसको टीबी के नाम से जानते हैं। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कॉच ने की थी, है ना, रॉबर्ट कॉच खोज करते हैं। पीलिया या फिर इस पीलिए को बॉडी के अंदर जॉन्डाइस भी कहते हैं, जॉन्डाइस, जो कि यकृत से रिलेटेड है लेकिन यौन संचरित नहीं है। सुजाक, या इसको नाम देता है गोनोरिया, गोनोरिया भी कहते हैं। और ये रोग फैलाने वाले कारक का नाम, ये एक जीवाणु की प्रजाति है जिसका नाम नाइजीरिया गोनोरी, उसके माध्यम से होता है। जुकाम राइनो वायरस के माध्यम से होता है, राइनो वायरस, और ये शरीर के अंदर यौन संक्रमित नहीं है, तो यौन संक्रमित सुजाक रोग हो जाएगा, गोनोरिया जिसको कहते हैं। परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या हमेशा परमाणु में आकार को दिखाती है, कक्षक के आकार को दिखाती है, सही हो जाएगा। संवेग को नहीं दिखाती है, कोणीय संवेग नहीं दिखाती है, ओरिएंटेशन नहीं दिखाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। आकार दिखाती है, एजीमुथल कक्षक के बारे में दिखाती है, कक्षक की ओरिएंटेशन दिखाती है, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दिखाने का काम करती है। नेक्स्ट दे रखा है परमाणु क्रमांक 24 क्रोमियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? देखोगे क्रोमियम थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस होता है जिसके अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी होती है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के कारण आप देखोगे तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो ये हो गया 18। उसके बाद में 3d और 3d5 4s1, है ना, ये तो होना चाहिए लेकिन ये इंटरचेंज हो जाता है। 3d4 5s1 होना चाहिए लेकिन अरे ये 4s2 होता है, लेकिन ये 3d5 और 4s1 एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक्सेप्शनल केस होता है। इस एक्सेप्शनल केस के अंदर लास्ट में देखो 1 एक में दे रखा है, 3d5 4s1 हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस क्रोमियम का हो जाता है। और क्रोमियम की तरह आप देखोगे कॉपर 29 पे आ जाता है, तो उसके अंदर 3d9 की जगह 3d10 और 5 लास्ट में जो 4s2 होता है उसको 4s1 कर लेता है। तो ये कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से आप फुल फील्ड के कारण चेंज हो जाता है। क्वेश्चन दे रखा है निकिल 2+ आयन के फॉर्मेशन के अंदर, जहाँ पे निकिल, और निकिल को आप देखते हो तो ये 28 पे आता है। जनरल आप लिखोगे तो ये 3d8 और उसके बाद में 4s2 होता है, लेकिन ये कह रहा है कि 4s2 तो चला गया क्योंकि निकिल 2+ में चला गया है। 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो पीछे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, sp डी के अंदर देखोगे तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन पड़े तो 5 6 7 8, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल 2 है, 2 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और किसी के आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय जिसको अपन डायमैग्नेटिक कहते हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ में कौन सी घटना होगी? परमाणु भार बढ़ने के साथ में धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है या फिर ऋण विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है। जैसे ही परमाणु के अंदर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो राइट की तरफ जाने पर उसके अंदर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु भार भी बढ़ेगा, तो उसमें जैसे आप जाओगे तो इसके अंदर नेगेटिव नेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, अधातुओं की प्रवृत्ति बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो ऋण विद्युतीय प्रकृति बढ़ेगी। रासायनिक सक्रियता बढ़ती है, रासायनिक सक्रियता घटनी स्टार्ट हो जाती है, नॉन मेटल्स आने स्टार्ट हो जाती है। रासायनिक सक्रियता घटती है तो घटती भी है, लेकिन ऋण विद्युतीय प्रकृति यहाँ पे बहुत ही प्रभावी कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। हाइड्रोजन को 1 से अधिक वर्गों में रखा गया, कारण हाइड्रोजन 1 से अधिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और ये हैलोजन की भांति व्यवहार करता है। क्षारीय धातुओं की भांति भी है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रदान भी करता है, तो यानी कि दोनों कारण इसके रह जाते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार
मैं श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप लोग इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, इतनी तो रिक्वेस्ट बनती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों के साथ में, नियर एंड डियर के साथ में क्लासों को शेयर भी करें। लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हर जगह पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। मृदा धातु जो कि क्षारीय है तो और सबसे कम स्थायी कार्बोनेट का निर्माण करती है, वो कौन सी हो जाएगी? मैग्नीशियम का कार्बोनेट, या बेरिलियम का कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट, या बेरियम का कार्बोनेट? तो बेरिलियम का कार्बोनेट हमेशा बहुत ही लेस स्टेबल होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एक होती है मृदा धातु, एक होती है क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 या फिर इसको ns2 कहते हैं। ns1 नहीं होगा, ns6 नहीं होगा, ns2 n-1 d10। तो ये डी ब्लॉक का रहता है। डी ब्लॉक यानी कि आवर्त सारणी में थर्ड से लगा करके 12 तक जो बीच में ग्रुप आते हैं, इन ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 n-1 d तक भरे जाते हैं, है ना। इसको n-1 भी नहीं लिखेंगे, ये सीधा लिखा जाएगा। इसको ns2 n-1 और फिर d इसको लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है 17वें वर्ग के तत्वों का समूह कौन सा होगा? बात हो रही है 17 ग्रुप के ऊपर, और 17 ग्रुप में आप देखोगे तो वहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सारे के सारे तत्व होते हैं। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी जानते हो, एक निमोनिक्स बोलते हो आप लोग। फिर कल बाहर आई आंटी नहीं आरती। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये रहते हैं। कहे शिव जी सुने पड़ोसन वाली, तो ये जो ट्रिक रहती है, ये ट्रिक आप देखोगे तो 14 ग्रुप के अंदर रहती है। फिर कल बाहर आई आरती, तो ये 17 ग्रुप में रहती है। 17 का पूछा है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। कहे शिव जी ये गलत होगा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो इनको देखोगे तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा? 16 के अंदर इनको इंक्लूड करते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? प्रथम तत्व होता है बोरॉन, परमाणु क्रमांक इसका होता है 5, 1s2, 2s2, और ये P का है तो 2p1 हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 2SO2 प्लस O2 मिलकर के 2SO3 का फॉर्मेशन करते हैं, और 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी इससे रिलीज भी हो रही है बाहर की तरफ। SO3 की अधिकता कौन सी लब्धि प्राप्त करेगी, है ना, किस कंडीशन में होगी? उच्च ताप और उच्च दाब पर, या फिर उच्च ताप और निम्न दाब पर, ये कंडीशनें लागू नहीं होगी। निम्न ताप और निम्न दाब पर ये भी लागू नहीं होगी। निम्न ताप और हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है, ये कंडीशन यहाँ पे सही हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रासायनिक साम्य में भी आप देखोगे इनको। निम्न में से कौन सी क्रिया दाब कम करने से अग्रिम दिशा में चलनी स्टार्ट हो जाती है? और ये सबसे ज़्यादा देखोगे तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल है बट PCl3 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करती है, और इसमें रिएक्शन हमेशा अग्र दिशा में चलनी स्टार्ट होता है जब इसमें दाब कम किया जाता है। लवणीय अभिक्रियाओं की साम्यावस्था पर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, अग्रिम और प्रतिप अभिक्रिया हमेशा समान दर से चलनी स्टार्ट हो जाती है। या अभिक्रियाओं की सांद्रता समान होती है, या प्रतिप अभिक्रिया की दर अधिक होती है, या प्रतिप अभिक्रिया की दर कम होती है। तो पदार्थों की सांद्रता जहाँ पे समान होती है तो वहाँ पर अभिक्रिया उत्क्रमणीयता में होती है या फिर साम्यावस्था में होती है। किसी तंत्र की साम्यावस्था में ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तित करने पर साम्य उस दिशा के अंदर खिसक जाता है जिधर परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। तो ये लीस चटलियर ने बताया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आवोगाद्रो नहीं था, गुलबर्ग वागे नहीं था, गैलोसेक नहीं था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा, नो डाउट। NH4Cl के जल अपघटन के लिए जल अपघटन स्थिरांक KH क्या होगा? ये जितने भी जल अपघटन स्थिरांक पूछे जाते हैं उनको आप सीधा याद रखोगे, KW/KA/KB। ये फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा। कौन से में होगा? ये ऑप्शन यहाँ पे पढ़ा देख लो, KW/KB, KW/KA/KB, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही है। तो आज की PPT यहीं पे फिनिश होती है। क्लासों को आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी किया है,
और अभी ये जो सीरीज चल रही थी तो प्ले लिस्ट को आप चेक करना लैब असिस्टेंट के अंदर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तरी और इस प्रकार की क्लासें आपके लिए हैं। चैनल के ऊपर फर्स्ट बार में तो आप मेरे को ज़रूर हाई हेलो लिखें और किस स्थान से आप क्लासों को एंजॉय कर रहे हैं एक बार अपने स्थान के साथ में मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।